चलो स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं एनिलीन के ऊपर जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है। तो प्लीज ध्यान दीजिए, आज का लेक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। ठीक है, आपको तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पता ही है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम कैसे याद रखते हैं, HANSA हंसा ऐसे याद रखते हैं कि H stands for halogenation, A stands for acylation, N stands for nitration, S stands for sulfonation and this A again stands for alkylation, out of which this acylation and alkylation reactions are Friedel-Crafts reaction। तो ये हम ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स में कर चुके हैं, तो आपको इसके अंदर ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं एक करके डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। जैसे सबसे पहला रिएक्शन मैं करता हूँ हेलोजिनेशन, जो हमको एनिलीन के ऊपर करना है। तो ध्यान से ध्यान देना कि हेलोजिनेशन ऑफ एनिलीन के अंदर हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ कि हम करने वाले हैं ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जब हम एनिलीन लेते हैं तो ये देखिए बेंजीन रिंग विद NH2। करेक्ट, अब आपको तो पता ही होगा कि NH2 जो है उसके सर पे एक लोन पेयर है। ठीक है, और ये जो ग्रुप है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा। देन अगेन बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होने की वजह से 5 स्ट्रक्चर बनेंगे, देन विल गेट एन रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, और हमको पता है कि ये डोनेटिंग ग्रुप है तो रिएक्शन जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर होने वाला है। इनफैक्ट ये डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए मैं इसे कहता हूँ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। एंड ऑल्सो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी रिएक्शन जो होने वाले बहुत स्ट्रांगली होने वाले, बहुत विगरसली होने वाले, इसके अंदर फास्ट होने वाले, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, बाकी कंपाउंड्स के मुकाबले। तो यहाँ पर हम ये ऑलरेडी जानते हैं सारी चीजें कि एनिलीन NH2 ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, एनीवे अब मैं इसके अंदर ब्रोमिनेशन करूंगा तो आई जस्ट पुट ब्रोमीन। अब मैं मीडियम ले रहा हूँ वाटर, तो इसलिए मैं इसे बहुत बार ब्रोमीन वाटर भी कहता हूँ। तो मैं लिखता हूँ ब्रोमिनेशन बाय ब्रोमीन वाटर। ठीक है, इसका सॉल्वेंट मैंने वाटर रखा है, एक पोलर सॉल्वेंट रखा है, इसका ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, अब जैसे हम थोड़ा सा इसको वार्म अप करेंगे, क्या होगा देखिए, ब्रोमीन जो है वो एक साथ तीनों पोजीशन पर अटैक कर जाएगा, ऑर्थो पर भी, पैरा पर भी और ऑर्थो पर भी। ठीक है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिएक्शन है वो बहुत विगरसली होने वाला है, और इसलिए होने वाला है क्योंकि एनिलीन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर हमारे पास में ऐसा कुछ कंपाउंड मिलता है कि NH2 ग्रुप तो यहीं रहेगा, एक ब्रोमीन ऑर्थो पर आएगा, एक ब्रोमीन पैरा पर आएगा और एक ब्रोमीन फिर से इस वाले ऑर्थो पर आ जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो बैलेंसिंग हमको करना चाहिए इस रिएक्शन का। ऑफकोर्स यहाँ से यहाँ पे ये 3 जगह पर जहाँ पर ब्रोमीन आया है वहां से हाइड्रोजन भी निकला होगा, तो ऑफकोर्स इसका जो साइड प्रोडक्ट है वो HBr रहा होगा। ठीक है, तो अब इसको अगर हम बैलेंस करें तो मुझे यहाँ पर 3 लिखना चाहिए। तो टोटल 6 ब्रोमीन है, जिसमें से 3 यहाँ पर आए हैं और 3 जो है वो हाइड्रोजन को लेकर के गए हैं, इसलिए 3 HBr यहाँ आएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई बैलेंस दिस रिएक्शन। इसका नाम इसके नीचे लिख देंगे, दिस इज नथिंग बट एनिलीन, और इसका नाम क्या आ जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, कुछ इस तरह से इसका नाम आएगा। दिस इज हाउ वी गेट दिस प्रोडक्ट। एंड ऑफ कोर्स ये एक तो हल्का सा PPD टाइप हमको कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, एनीवे तो ये पहला रिएक्शन हो गया, दैट इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन ऑफ एनिलीन। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है, बहुत ही आसान रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं और हम करने वाले हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, अब असाइलेशन और अल्काइलेशन रिएक्शन को जरा होल्ड पे रखते हैं, वो मैं आपको कराऊंगा, बट पहले हम लोग जरा नाइट्रेशन रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने लिखा ही होगा आपके नोटबुक में। तो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद नाइट्रेशन रिएक्शन। इस पे अटेंशन। अगला रिएक्शन कर रहे हैं नाइट्रेशन। ठीक है, तो एज यूजुअल मैंने क्या लिया, एनिलीन लिया। ठीक है, NH2 ग्रुप। ठीक है, नाइट्रेशन करने के लिए हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पर ऑफ कोर्स HNO2 यानी नाइट्रिक एसिड लिया कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, HONO2 यानी HNO3 हो गया, टोटल HNO3, तो ये हो गया नाइट्रिक एसिड। और यहाँ पर ऑफ कोर्स मैं मीडियम लूंगा सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी कौन सा रहा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड ही रहा होगा। तो इसके पूरे मिक्सचर को हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। जब मैंने नाइट्रेशन रिएक्शन किया तो यहाँ पर क्या होता है कि मुझे एक प्रोडक्ट मिलता है कि वो मिलेगा कुछ इस तरह से, NH2 और ऑर्थो नाइट्रो पर मिला। ठीक है, प्लस मुझे यहाँ मिला NH2, एक यहाँ पर पैरा नाइट्रो पर मिलेगा। ठीक है, ये जो NH2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसकी वजह से जो रिएक्शन है वो ऑर्थो पोजीशन पर होगा और पैरा पोजीशन पर होगा। बट अनएक्सपेक्टेडली हमको एक और कंपाउंड मिलता है, वो ये है कि मेटानाइट्रो भी इसके अंदर बनता है। अब प्रॉब्लम क्या है, मेटानाइट्रो इसके अंदर कैसे बना, ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटानाइट्रो ग्रुप कैसे बना मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एनिलीन जो होता है
इसके अंदर क्या होता है कि एनिलीन के पास NH2 जो है उसके पास एक लोन पेयर रहा होता है, ठीक है। तो लोन पेयर रहा है, इसके लिए थोड़ा सा हल्का हल्का लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा। और आप यहाँ पर देखो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम यूज कर रहे हो ना, नाइट्रिक एसिड भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो डोंट यू थिंक रिएक्शन के अंदर बहुत सारे H+ आयंस हो रहे होंगे? तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारे H+ आयंस होने की वजह से नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर इसको दे देगा और बॉन्ड पेयर बना लेगा। तो यहाँ आपको हल्का हल्का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये बेसिक नेचर बता रहा है और ये एसिडिक है, तो न्यूट्रलाइजेशन जैसा रिएक्शन मिलेगा। और आपको नहीं लगता ऐसा कुछ बनेगा कि यहाँ पर जो NH2 है अब वो बन गया NH3 और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खोया, इसके लिए उस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से ये एनिलीन था, एसिडिक मीडियम होने की वजह से क्या हो गया, वो एनिलीनियम आयन बन गया। दिस वाज नथिंग बट एनिलीन, बट दिस बिकम्स एनिलीनियम आयन। और आपको मैं बता दूं एनिलीनियम आयन के पास में कोई लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, तो लोन पेयर अवेलेबल नहीं है तो वो डोनेटिंग ग्रुप का काम नहीं करेगा। इनफैक्ट नाइट्रोजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो इट विल ट्राई टू पुल इलेक्ट्रॉन्स टू रिस्टोर इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर टू रिस्टोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी व्हिच इज बीइंग ऑलरेडी डिक्रीज्ड। तो यहाँ से ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और बहुत स्ट्रांगली खींचेगा बाय नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बताते हुए। और एक बार ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ से पुल करेगा तो आपको नहीं लगता ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी? अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहाँ होते हैं, मेटा पोजीशन पर होते हैं। ये सारे मैकेनिज्म हम लोग ऑलरेडी 11th में 12th में सब जगह सीख चुके हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा कंपाउंड बन रहा है तो मेरा जो यहाँ इस नाइट्रेटिक मिक्सचर से आने वाला जो NO2 प्लस ग्रुप है वो कहाँ अटैक करेगा। देखो इसने अगर इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहाँ पर क्या चार्ज आएगा, ऑर्थो पर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव, पैरा पर भी आएगा डेल्टा पॉजिटिव, है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। और रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट का जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट आता है वो कहाँ आता है, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पर आता है, ठीक है। तो आप ही सोचिए पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज यानी NO2 ग्रुप जो मैं लाना चाहता हूँ वो ऑर्थो पर जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि वो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपेल हो जाएगा। ये भी और पैरा जाएगा क्या, नहीं, रिपेल हो जाएगा। यहाँ जाएगा क्या, रिपेल हो जाएगा, नहीं। तो इन तीनों के मुकाबले इस वक्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, तो आप कहेंगे मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये ग्रुप जो है वो मेटा पर अटैक करेगा, इसीलिए आपको मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। एंड आफ्टरवर्ड्स ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, तो ऑफकोर्स एनिलीन ग्रुप रिस्टोर हो जाएगा अपॉन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमको एक्सपेक्टेड होता है कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही मिलेगा, बट एक्चुअल लाइफ में हमको यहाँ पर ऑर्थो, पैरा और मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है। मेटा प्रोडक्ट इसलिए मिलता है क्योंकि between the reaction this NH2 group gets converted into anilinium ion and anilinium ion acts as a withdrawing group, that is why we get meta product also। ये तीनों का भी अपना अपना परसेंटेज है कि पूरे इस रिएक्शन के अंदर ये कितना परसेंट बनता है, ये कितना परसेंट बनता है और ये कितना परसेंट बनता है। तो आप एक बार बहुत आसानी से टेक्स्ट बुक में से देख लीजिएगा कि इनका रिस्पेक्टिव परसेंटेज क्या है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इसके हिसाब से क्या होगा, आपको जरा टेक्स्ट बुक का आदत भी लगेगा कि कैसे लैंग्वेज को लिखा जाता है, ठीक है। ये वाला जो रिएक्शन है आप मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप जरा टेक्स्ट बुक से देखिएगा तो आपको क्या इसका लैंग्वेज समझ में आएगा कि इसको लिखा कैसे जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एनिलीनियम आयन फॉर्म होता है, ये सब इन्फॉर्मेशन भी उसमें दी होगी, तो आपको एक बार उसको रीड करना चाहिए। बाकी मैंने यहाँ तो कवर की है। अब चलो मेरा मुद्दा यह है कि मुझे यहाँ पर क्या है कि इस रिएक्शन के थ्रू सिर्फ पैरानाइट्रो एनिलीन अगर मुझे बनाना है, मुझे सिर्फ क्या बनाना है, पैरानाइट्रो एनिलीन बनाना है। मुझे ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन भी नहीं चाहिए, मेटानाइट्रो एनिलीन भी नहीं चाहिए, तो मैं पैरानाइट्रो एनिलीन बनाऊं कैसे, ठीक है। तो उसके लिए अपने पास में एक टेक्निक है, उस टेक्निक को अपने को यूज करना पड़ेगा। अब देखो वो टेक्निक क्या है हमारे पास में, ठीक है। तो मैं जरा ये रिएक्शन को रब कर देता हूँ और लिखता हूँ टू ऑब्टेन पैरा नाइट्रो एनिलीन एज मेजर प्रोडक्ट। सिर्फ पैरानाइट्रो एनिलीन ही हमको चाहिए, यानी वही एक मेजर प्रोडक्ट चाहिए। तो कैसे करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। हम क्या करेंगे, एनिलीन लेंगे, ठीक है। देखिए एनिलीन का जो भी प्रॉपर्टी है बेंजीन रिंग के ऊपर और जो भी रिएक्शन बेंजीन रिंग पर होने वाले हैं वो क्यों होने वाले, बिकॉज इसका जो लोन पेयर है इट इज गेटिंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स बेंजीन रिंग बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, बाय रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हो रहा है। अगर मैं किसी तरह से इसके लोन पेयर्स को बिजी कर दूं और बेंजीन रिंग पर ना आने दूं तो रिएक्टिविटी पर असर पड़ेगा, मतलब रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी। यहाँ पर ये बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी बेंजीन को बहुत ज्यादा एक्टिव कर देता है ये NH2 ग्रुप। क्यों कर देता है, क्योंकि अपने लोन पेयर्स को बेंजीन को देता है रिएक्शन में प्रोसीड करने के लिए, ठीक है। बट मैं अगर किसी तरह से इसके लोन पेयर का डोनेशन इफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग कम करवा दूं तो बोलो ये जो रिएक्शन से स्लो होंगे, ये जो रिएक्शन से वो लिमिटेड होंगे, ये जो रिएक्शन है इनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अब उसको स्लो कैसे किया जाए, ध्यान से सुनिए। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जरा
एसिटाइल ग्रुप यूज करता हूँ, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिया एसिटाइल क्लोराइड। और ये रिएक्शन तो हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है कि जब एनिलीन के ऊपर एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा तो ऑफकोर्स बताइए मुझे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये Cl और यहाँ से ये H निकल जाएगा, तो मैं लिख दूँ यहाँ पर -HCl होता हुआ हल्का सा हीट करने पे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर कुछ कंपाउंड ऐसा बन जाएगा, देखिए बेंजीन रिंग रहा होगा, यहाँ पर आ जाएगा NH बॉन्डेड टू C डबल बॉन्ड O बॉन्डेड टू CH3। मैंने आपसे वहां भी कहा था कि ये कंपाउंड का बहुत नाम बहुत जरूरी है, इसका नाम है एसिड एनिलाइड। एसिड एनिलाइड, इट्स अ वेरी फेमस नेम, एसिड एनिलाइड। आप चाहे तो इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं, नथिंग बट एन फिनाइल एसिटामाइड। ठीक है, एन फिनाइल एसिटामाइड, ये उसका IUPAC नेम है। ठीक है, पर ये IUPAC नेम से भी ज्यादा फेमस क्या है बेटा इसका, एसिड एनिलाइड, ये नाम बहुत ज्यादा फेमस है। तो उम्मीद करता हूँ एसिड एनिलाइड आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने फॉर्म किया हुआ है। इनफैक्ट ये जो एसिड एनिलाइड है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो अभी भी नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, बट अब वो लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टेड नहीं है, अब वो बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टेड है, पर इस साइड भी डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। यस और नो? तो बोलो जो लोन पेयर है उसका डोनेशन टुवर्ड्स बेंजीन रिंग थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा और थोड़ा सा इस तरफ एक्सटेंड हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इस NH2 ग्रुप को जिसके अंदर लोन पेयर पूरी की पूरी तरह बेंजीन पर डायरेक्टेड थे, एसिटाइलेट कर दिया, एसिटाइल ग्रुप लगा दिया, तो इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। क्या कहते हैं इसे, एसिटाइलेशन ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप। तो एसिटाइलेशन प्रोसेस किया मैंने, कौन सा प्रोसेस किया, एसिटाइलेशन प्रोसेस किया, एसिटाइलेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो एसिटाइलेशन ऑफ नाइट्रोजन करने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर एसिड एनिलाइड बन गया, और अब इसका जो लोन पेयर है अब वो सिर्फ और सिर्फ बेंजीन की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, बट मैंने उसको डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स दिस C डबल बॉन्ड O आल्सो। मतलब डोनेशन इफेक्ट, द डोनेशन पावर, द रेजोनेंस पावर ऑफ बेंजीन रिंग डिक्रीजेस बिकॉज लोन पेयर आर नाउ आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस ग्रुप। करेक्ट? तो अब इसके वजह से क्या होगा कि रिएक्शंस काफी स्लो हो जाएंगे, रिएक्शंस पे बहुत असर पड़ेगा, और ऐसे कंडीशन में मैं यहाँ पर नाइट्रेशन रिएक्शन करूंगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेके रिएक्शन करूंगा। तो क्या होगा बताओ, ऑर्थो पर रिएक्शंस नहीं होंगे, बहुत स्लो होंगे। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ पैरा पर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा NH C डबल बॉन्ड O CH3 एज इट इज, और पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल गया, NO2 ग्रुप आ गया। ठीक है, और ऑफ कोर्स इसका साइड प्रोडक्ट वाटर होता है बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर HONO2 दिखता है, तो NO2 ग्रुप तो सब्स्टिट्यूट होने वाला है, तो इसका बचा हुआ OH और यहाँ से निकला हुआ H क्या बनेगा, वाटर, इसलिए मैंने यहाँ पर -H2O लिखा। ये सब बात आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पैरानाइट्रो प्रोडक्ट बन रहा है, पर दिस इज नॉट पैरानाइट्रो एनिलीन, अपने को पैरानाइट्रो एनिलीन चाहिए ना। ये कंपाउंड तो क्या है, दिस इज नथिंग बट पैरा नाइट्रो एसिटाइलाइड। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, बस इसके अंदर हल्का सा हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, ये जो पूरा ग्रुप है वो एसिटिक एसिड बन करके निकल जाएगा। मैं समझाऊं कैसे, कि हाइड्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, रिएक्शन विद वाटर एक तो ही करते हैं और एसिड के प्रेजेंस में करते हैं। तो ध्यान से देखना, ये पूरा इस OH के साथ चले जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मैं यहाँ लिखूं CH3COOH एसिटिक एसिड बन के निकल जाएगा। ये H जो है वो नाइट्रोजन पर पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, तो देखिए आपको वापस NH2 ग्रुप मिल रहा है, और इस वक्त पैरा पोजीशन पर नाइट्रो भी लगा हुआ है। तो दिस इज हाउ यू ऑब्टेन पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ पैरानाइट्रो एनिलीन चाहिए तो आपको पहले इसकी रिएक्टिविटी कम करनी होगी। रिएक्टिविटी कम कैसे करेंगे, बाय प्रोटेक्टिंग दिस नाइट्रोजन ग्रुप। ये लैंग्वेज समझिए, मैंने इसको ये ग्रुप लगा के उसको प्रोटेक्ट कर दिया, तो इसका जो इफेक्ट है लोन पेयर का पूरी की पूरी तरह बेंजीन रिंग पर अब नहीं पड़ेगा जैसे पहले पड़ रहा था। तो अब जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो हो जाएंगे, बहुत ही स्टेबिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से अब मैं नाइट्रेशन रिएक्शन करूंगा तो ऑर्थो पर रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो ऐसे भी अनस्टेबल होता है, ऑर्थो वाला जो होता है उसमें ज्यादा रिपल्शन होता है, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा, और जैसे ही मैंने पैरा वाला प्रोडक्ट बनाया, ये प्रोडक्ट ऑब्टेन किया, मैंने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो मेरा जो ग्रुप था जिसकी वजह से मैं प्रोटेक्शन कर रहा था वो निकल गया, तो मैंने उसको बाद में लास्ट स्टेप में डी प्रोटेक्ट किया। तो देखो ये वाटर हाइड्रोलिसिस मैं यूज करके इस कंपाउंड को डी प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे अपना ओरिजिनल NH2 ग्रुप मिल रहा है। तो ये जो रिएक्शन एक टाइप का मास्किंग एंटी मास्किंग है। देखो मैंने इसको इससे मास्क किया, नया कंपाउंड बनाया, नाइट्रेशन कम कर लिया, और फिर मैंने बाद में उसको डीमास्क कर लिया। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन बताया, मास्किंग डीमास्किंग कैसे की जाती है, रिएक्टिविटी में फर्क कैसे लाया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हायर लेवल पे ये बहुत भी डिटेल में आता है, बट एनीवे आप इतना समझ जाए कि नाइट्रेशन में मैंने ऐसा करके पैरा नाइट्रो एनिलीन वाला मेजर प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, इस तरह से आप बाकी कोई भी रिएक्शंस में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होंगे।
थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं और दे दूं आपको, जैसे प्रोटेक्शन मैंने यूज करने के लिए यहाँ पर क्या किया था, मैंने एसिटाइल क्लोराइड यूज किया था। आप इसके जगह पे एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटेक्टिंग एजेंट भी आते हैं, फिर उनको डिकोड करने के लिए या निकालने के लिए, वो एजेंट जो लग जाता है उसको निकालने के लिए अलग अलग डीप्रोटेक्टिंग एजेंट भी आते हैं, ठीक है। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड यूज करो और उसको डीप्रोटेक्ट बाय हाइड्रोलिसिस कर दो। तो ये सिंपल सी पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। आप एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हो, उसको भी डीप्रोटेक्ट हाइड्रोलिसिस से ही किया जाता है, ठीक है। एनीवे अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सल्फोनेशन रिएक्शन की तरफ। हाँ, एक और बात, सारे के सारे जो नाइट्रेशन रिएक्शंस होते हैं जनरली लो टेम्परेचर पर होते हैं जनरली। जैसे यहाँ पर जो नाइट्रेशन रिएक्शन हमने किया था कॉन्क NO3 और कॉन्क H2SO4 यूज करके, वो 288 केल्विन यानी अराउंड 10 डिग्री के आसपास कहीं हो जाएगा ये रिएक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखना कि नाइट्रेशन रिएक्शन जो होते हैं वो कोल्ड मीडियम में होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूँ तो सल्फोनेशन की बात करता हूँ, ठीक है। तो चलिए सल्फोनेशन रिएक्शन करते हैं। तो देखो एनिलीन ले लिया मैंने, बेंजीन विद NH2 ग्रुप, ठीक है। इसको सल्फोनेशन करने के लिए मुझे इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको पता है बेटा सल्फ्यूरिक ऑफकोर्स इसका टेम्परेचर रेंज 453 केल्विन के आसपास कुछ होगा, ठीक है। तो देखो सल्फोनेशन एनिलीन से क्या करेगा, एनिलीन जो है वो बेसिक जैसा है क्योंकि इसके पास में लोन कर रहा है, ठीक है। और सल्फोनिक एसिड जो है वो यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिडिक है। तो आपको नहीं लगता यहाँ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो यहाँ पर आपको एक सॉल्ट फॉर्मेशन मिलता हुआ मिलेगा कि जो बेस है इट एब्स्ट्रैक्ट्स दिस प्रोटॉन। तो NH2 का क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, उस पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा और H2SO4 में से एक H चले गया तो बचा हुआ क्या है HSO4 माइनस। तो देखो यहाँ पर एनिलीनियम सल्फेट, ठीक है, इसका नाम क्या है, दिस इज नथिंग बट एनिलीनियम सल्फेट, ठीक है। या फिर एनिलीनियम बाइसल्फेट मैं कहूँ ज्यादा बेटर रहेगा, एनिलीनियम बाइसल्फेट, क्योंकि HSO4 बाइसल्फेट होता है ना, बाइसल्फेट, ठीक है। दिस इज एनिलीनियम बाइसल्फेट कंपाउंड। अब थोड़ी देर के बाद में क्या होगा, जैसे आप इसको जैसे हीट प्रोवाइड करते रहोगे तो थोड़ी देर के बाद में एनिलीनियम बाइसल्फेट रीअरेंज हो जाता है और ऐसा कुछ बन जाएगा कि इसके पैरा पोजीशन, यहाँ पर NH2 बन जाएगा और इसके ना पैरा पोजीशन के ऊपर SO3H ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा पैरा अमाइनो, क्योंकि अभी तो मेन पैरेंट चेन में बेंजीन सल्फोनिक एसिड आएगा, तो इसके हिसाब से पैरा पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप है, तो एकदम पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, मैं अभी BA से लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना। तो दिस इज पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। एंड अगर मैं थोड़ी देर और रुकूं तो यहाँ पर क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, ये जो प्रोटॉन दिख रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ऐसा कुछ कंपाउंड मिलेगा कि यहाँ पर NH3 मिला जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा और नीचे मिलेगा आपको OS3 माइनस। तो ये देखो ये जो कंपाउंड है इसमें दोनों पॉजिटिव चार्ज आर सेपरेटेड बाय सम ऑर्गेनिक केमिकल मॉलिक्यूल। तो ये जो कंपाउंड है वो इंटर मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर होने की वजह से हमेशा अपने आप को एक सॉल्ट की तरह एग्जिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये जो होता है इसे हम कहते हैं डाइपोलर आयन, डाइपोलर आयन, या फिर हम इसे कहते हैं ज्विटर आयन, ठीक है, ज्विटर आयन। तो याद रखिए ये जो कंपाउंड बन रहा है पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड, ठीक है। तो सल्फेनिलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट एसिड, वेरी फेमस नेम। तो याद रखना सल्फेनिलिक एसिड विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने हैलोजिनेशन रिएक्शन किया, सल्फोनेशन रिएक्शन भी कर लिया और नाइट्रेशन रिएक्शन भी करके मैंने आपको बताया। अब बात आई फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन और फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन की। तो याद रखना फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन जो होता है, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, ये नहीं करने होते हैं, ठीक है, नहीं करने होते हैं। मतलब फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन अगर आप करेंगे एनिलीन के ऊपर तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा, आपको कोई प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर मैं बोलता हूँ फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन हम करेंगे एनिलीन के ऊपर, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि जो एनिलीन है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, बोलो। तो ये बेंजीन रिंग विद NH2 ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज एनिलीन ग्रुप, उसके ऊपर एक लोन पेयर भी रहा होगा। जब आप फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन मान लो फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन कर रहे हैं तो आप इसमें अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे और फिडेलक्राफ्ट का रिएजेंट यूज करेंगे, बोलो AlCl3 प्लस पाइरिडिन। AlCl3 कैसा रहेगा, एनहाइड्रस। जब आप ये यूज करेंगे यहाँ पर आपको कुछ रिएक्शन मिलना चाहिए तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट पैरा पोजीशंस पर यहाँ पर आपको कोई रिएक्शन मिलता ही नहीं है। अब फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं मिलता, क्योंकि देखो ये जो है वो बेसिक नेचर बताता है, क्योंकि इसके पास में लोन पेयर रहा है, ठीक है। और AlCl3 जो है ये एक लुईस एसिड है, ये क्या है, एक लुईस एसिड। और ये बेसिक नेचर क्यों बता रहा है, लोन पेयर डोनेट करेगा इसलिए ना, तो ये एक टाइप का लुईस बेस हुआ कि नहीं। तो ये लुईस बेस है और ये लुईस एसिड है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बोलो, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा,
न्यूट्रलाइजेशन। और एक बार इन दोनों के बीच में अगर न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो ये जो रिएजेंट है वो तो यूज अप हो गया रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करेगा ही नहीं, तो ये इसको रिएक्ट करना ही नहीं देगा। इसका मतलब यहाँ पर हमको कोई रिएक्शन मिलने वाला नहीं है। तो याद रखना फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल इन aniline because anhydrous AlCl3 is Lewis, आप जरा स्पेलिंग फटाफट लिख लीजिएगा, Lewis acid and aniline is base, so we get neutralization reaction। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एनिलीन के अंदर फिडेलक्राफ्ट का रिएक्शन करते ही नहीं, क्योंकि फिडेलक्राफ्ट का रिएक्शन करोगे तो फिडेलक्राफ्ट का रिएजेंट तो यूज करना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाई नो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस आर ऑब्जर्व्ड इन एनिलीन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से फाइनली आपको सारे अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। इसको आपको घर पे आकर प्रैक्टिस करना चाहिए, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे आप बिल्कुल पूछिएगा। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट बुक में जाके देखेंगे कि जब नाइट्रेशन हमने किया था तो ऑर्थो, पैरा और मेटा प्रोडक्ट मिला था, तो याद रखना उसके अंदर जो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है वो मिनिमम मिलता है, मेटा प्रोडक्ट कंसिडरेबल अमाउंट में मिलता है, और पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। ऑफकोर्स आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में तो आपको समझ में आएगा। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट चाहिए नाइट्रो वाला, तो आपको पहले एसिटाइलेशन करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा, फिर नाइट्रेशन करना होगा, और फिर वो जो एसिटाइलेटेड ग्रुप है उसको डीप्रोटेक्ट करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको याद रहेगा। और उस रिएक्शन के अंदर एसिड एनिलाइड बनता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, सल्फा एनिलिक एसिड बनता है, लास्ट वाले रिएक्शन में सल्फा एनिलिक एसिड बनता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में से वर्ड्स यूज किए जाते हैं। प्रिपेयर सल्फा एनिलिक एसिड फ्रॉम एनिलीन, प्रिपेयर एसिड एनिलाइड फ्रॉम एनिलीन। ठीक है, ऐसे सब शब्द यूज किए जाएंगे, तो आपको ये सब नाम जो है वो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिएक्शंस तो सारे खत्म हो गए, हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कि जो अमाइंस जो होता है, चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे वो 2 डिग्री हो, चाहे वो 3 डिग्री हो, अमाइंस जो होते हैं वो बेटा एक पोलार कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होता है? पोलार कंपाउंड होता है। अब वो कंपाउंड पोलार क्यों होते हैं? इसका रीजन ये है कि उनके अंदर एक बहुत ही बढ़िया फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रामोलिकुलर, एक होती है इंटरमोलिकुलर। तो यहाँ कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको देखने को मिलेगी? हमको देखने को मिलेगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर हम 1 डिग्री अमाइन कंसीडर करते हैं, 1 डिग्री अमाइन को जैसा लिखा देगा RNH2, ठीक है, तो उसके आसपास और एक मॉलिक्यूल होगा RNH2, उसके आसपास और एक मॉलिक्यूल होगा RNH2। तो आप देखिए बहुत अच्छे से इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। तो देखिए एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है। तो 1 डिग्री अमाइन में अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, अगर हम 2 डिग्री अमाइन कंसीडर करें तो देखो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब इसके आसपास एक और 2 डिग्री अमाइन ले लेते हैं, इसके आसपास एक और 2 डिग्री अमाइन ले लेते हैं। तो अब क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो देखो इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में है ही, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो ही रही है। पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर कार्बन ग्रुप बढ़ जाने की वजह से जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कार्बन ग्रुप जो होता है वो बल्की ग्रुप होता है, बल्की ग्रुप होता है, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो मॉलिक्यूल्स को दूर दूर एसोसिएट करता है, थोड़ा सा अलग अलग एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं मॉलिक्यूल्स, क्योंकि बल्की ग्रुप्स है ना, तो रिपल्शन फैक्टर्स कम होने चाहिए इसलिए। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पर जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऑफकोर्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो बहुत बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री अमाइन, क्योंकि यहाँ पर बल्की ग्रुप बढ़ रहा है। इनफैक्ट अगर मैं 3 डिग्री अमाइन कंसिडर करूँ तो 3 डिग्री अमाइन तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब देखिए 3 डिग्री अमाइन के पास में अगर मैं 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करता हूँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हाइड्रोजन के आसपास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तो होना चाहिए कि नहीं? अब यहाँ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स तो है बट इसके पास कोई हाइड्रोजन एटम ही नहीं है, तो क्या यहाँ पर कोई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? नहीं। इसका मतलब क्या है? 3 डिग्री अमाइंस जो होते हैं इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग IMBH, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं ज्यादा हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ एक ही हाइड्रोजन, तो ऑफकोर्स ऑब्वियसली इसका कंटेंट ज्यादा होगा, इसका जो एक्सटेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो ज्यादा होगा 2 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री अमाइन की, और सबसे कम 3 डिग्री अमाइन की। उससे तो अच्छा मैं कहूँ कि 3 डिग्री अमाइन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है। तो जो पोलैरिटी है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कैसे आई? अरे भैया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कि नहीं? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो ये डेल्टा नेगेटिव रहा होगा, ठीक है, और ये डेल्टा पॉजिटिव रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट जो है आपको समझ में
आ रहा है, शायद आपको ये नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है कि नहीं, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर पोलैरिटी आ रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप पॉइंट समझ रहे हैं कि तीनों जो कंपाउंड्स हैं, चाहे वो 1 डिग्री अमाइन हो, चाहे वो 2 डिग्री अमाइन हो, और चाहे वो 3 डिग्री अमाइन, सबके सब पोलर है। पर सर इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। हाँ, पर यहाँ आप देख सकते हैं ना, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कि कार्बन जो है वो डेल्टा पॉजिटिव है और नाइट्रोजन जब वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये डेल्टा नेगेटिव है। तो देखो यहाँ भी पोलैरिटी तो आने ही वाली है, ठीक है। तो पोलर तो सभी कंपाउंड्स है, चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे वो 2 डिग्री हो, चाहे वो 3 डिग्री हो। 1 डिग्री और 2 डिग्री के अंदर पोलैरिटी का एक्सटेंट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, ठीक है, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। 3 डिग्री अमाइंस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, बट कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है कि नहीं, इसीलिए ये कंपाउंड भी क्या होता है, पोलर। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो इसको मैं इतना ज्यादा डिटेल में लिख नहीं रहा हूँ, ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको समझा दे रहा हूँ और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि 1 डिग्री के अंदर सबसे ज्यादा होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर 2 डिग्री के अंदर होगी और सबसे कम किसके अंदर होगी, 3 डिग्री के अंदर होगी। मैं तो ऐसा कहता हूँ 3 डिग्री में नॉट पॉसिबल। समझ में आया ये? तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप जरा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसका मतलब मैं ऐसा कहूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करता हूँ तो वो भी 1 डिग्री में सबसे ज्यादा रहा होगा, फिर 2 डिग्री में, और सबसे कम किस में रहा होगा, 3 डिग्री में रहा होगा, ऑफ कोर्स, यस और नो। तो फिर मैं ऐसा कहूँ कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा उतना मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे, जब जितना मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे उनको मुझे इतना ज्यादा एनर्जी या इतना ज्यादा हीट देना पड़ेगा ड्यूरिंग बॉइलिंग एंड ड्यूरिंग मेल्टिंग टू मेक देम सेपरेट, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके हिसाब से हमारा रीजन क्या है, देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1 डिग्री में सबसे ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी 1 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का होगा और फिर 3 डिग्री होगा। तो उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ रहा है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर आपको समझ में आएगा। 1 डिग्री का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा, फिर 2 डिग्री एंड फिर 3 डिग्री। ये मैं आपके सामने ही डिराइव कर रहा हूँ, मैंने कहीं से लिखा हुआ नहीं है, ये देखिए यहाँ से सब चलता आ रहा है, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं बात करता हूँ सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइंस, तो जो अमाइंस है ना, इनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं कहूंगा अमाइंस आर सॉल्युबल, मैं ऐसा कहूंगा लोअर अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब जिनमें कार्बन एटम्स कम है वो वाटर के अंदर बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाएंगे। 2 रीजन है, पोलर है एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। ये दोनों रीजन के वजह से पानी के अंदर अमाइंस जो है बहुत अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, पर अगर वो लोअर अमाइंस है तो ही। पर जैसे जैसे कार्बन से इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है, तो बोलो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, क्योंकि कार्बन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो कार्बन की चेन बढ़ेगी तो ऑफकोर्स सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि कार्बन चेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। इनफैक्ट मैं ऐसा कहूँ कि एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं, एरोमेटिक अमाइंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर एरोमेटिक अमाइंस तो डिसॉल्व ही नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स तो ऐसे भी वाटर के अंदर कभी डिसॉल्व होते नहीं है। तो ध्यान रखना, एरोमेटिक अमाइंस है उनके अंदर भले पोलैरिटी हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, लेकिन फिर भी वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते नहीं है। एनिलीन इज द बेस्ट एग्जांपल, एनिलीन को अगर आप पानी में डालोगे इट विल एक्ट एज एन ऑयल। तो जैसे ऑयल और वाटर का कैसे इमल्शन बन जाता है, या ऑयल और वाटर कैसे एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते, वैसे ही एनिलीन और वाटर भी एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज देखिए, जो लोअर अमाइंस होते हैं, लोअर एलिफैटिक यानी ओपन चेन, ठीक है, लोअर एलिफैटिक अमाइंस जो होते हैं, ठीक है, ये गैशियस होते हैं, गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और इनका जो ओडर होता है उसको हम कहते हैं फिशी ओडर। फिशी ओडर मतलब समझते हैं आप लोग, जैसे फिश का कैसा एक ऑर्डर होता है, फिश का वैसे फिश जैसा ऑर्डर आता है, बहुत घटिया ऑर्डर होता है, लाइक, ठीक है। तो याद रखिए, लोअर एलिफैटिक अमाइंस जो होते हैं वो गैशियस स्टेट में होते हैं और फिशी ऑर्डर बताते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप मिडल रेंज में आओगे, मिडल रेंज यानी 5 से ज्यादा कार्बन, 5 से लेके 15 कार्बन तक का जो होता है उसको हम मिडल रेंज कहते हैं। तो मिडल एलिफैटिक अमाइंस जो होते हैं, लेट मी राइट, मिडल एलिफैटिक अमाइंस जो होते हैं ये ऑफकोर्स लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे, और जो हायर
हायर यानी 15 से ज्यादा कार्बन वाले एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं, ठीक है, ये कौन से स्टेट में पाए जाएंगे? ऑफ कोर्स ये सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। ये तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है मुझे। जैसे जैसे कार्बन का मास बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते चले जाते हैं और इसकी वजह से एसोसिएशन बढ़ते चले जाते हैं और उसका जो स्टेट है वो गैसियस से लिक्विड से फिर सॉलिड में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझा पा रहा हूँ। एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स लिक्विड स्टेट में होते हैं। एरोमेटिक अमाइंस जो है जैसे एनिलीन हो गया, ये कौन से स्टेट में होते हैं? लिक्विड स्टेट में होते हैं। ये यूजुअली तो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। लिक्विड स्टेट में होते हैं, कलरलेस होता है, ठीक है। ओडर होगा इनका सबका अलग अलग पेक्यूलर ओडर होता है, बट एनीवे ये क्या होता है? लिक्विड एंड कलरलेस। बट समटाइम्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन बाय एयर, अभी अगर आप लिक्विड एरोमेटिक अमाइन को ओपन करके रखेंगे तो एयर की वजह से उसका क्या हो जाता है? थोड़ा सा ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ड्यू टू समटाइम्स ऑक्सीडेशन बाय एयर, ठीक है, दे गेट कलर्ड क्योंकि उनके ऑक्साइड्स फॉर्म हो जाते हैं। ऑक्साइड्स फॉर्म हो जाएंगे तो उसके अंदर क्या है? थोड़ा सा कलर आ जाता है। जैसे एनिलीन जो होता है वो एक्चुअली देखा जाए तो कलरलेस लिक्विड है, लेकिन अगर आप एनिलीन का बॉटल देखेंगे, अगर उसको आपने खोल के रख दिया थोड़ी समय के लिए, उसके अंदर मॉइस्चर चले गया, एयर चले गया, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो कलरलेस लिक्विड जो है वो हल्का सा ब्राउनिश शेड या हल्का सा येलोइश ब्राउन टाइप का शेड बताएगा, ठीक है। तो लाइक दैट जो एनिलीन होता है उनकी एक्चुअल प्रॉपर्टी होती है कलरलेस लिक्विड की, बट एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से वो थोड़े से कंटामिनेट हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। और ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एमसीक्यू में कभी कभार आ जाते हैं, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जरा बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस की, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अगर हम बेसिक नेचर ऑफ अमाइन की बात करते हैं तो अमाइंस के बेसिक नेचर है वो दो थियरीज के वजह से हम बता सकते हैं। एक होता है लॉरी कॉन्सेप्ट, इधर लिखा है लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, और एक होता है लुईस कंसेप्ट। तो पहले लुईस कंसेप्ट के हिसाब से देख लेते हैं कि अगर देखो मैं कोई भी अमाइन को कंसीडर करूँ तो उसमें एक नाइट्रोजन ग्रुप रहा होगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा होगा और नाइट्रोजन के सर पर एक लोन पेयर रहा होगा। तो ये जो लोन पेयर है ये डोनेट करने की एबिलिटी रखता है। तो ये जो अमाइंस है एक टाइप से क्या हो गए बेटा? अमाइंस जो है वो लोन पेयर डोनर हो गए, लोन पेयर डोनर। और जो लोन पेयर डोनर होता है ना बेटा, उसी को हम लुईस बेस कहते हैं। ये लुईस बेस की डेफिनेशन है, लुईस बेस। तो इसलिए ये बेसिक नेचर बताता है, ठीक है। ये मैंने कहाँ से प्रूव किया? लुईस कंसेप्ट से प्रूव किया कि नाइट्रोजन जो होता है वो लोन पेयर डोनर है, और लोन पेयर डोनर है इसलिए मैं कह दूं कि ये क्या है? लुईस बेस है, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट जो है वो कहाँ से आता है? लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं कि अमाइंस जो है वो बेसिक है। कैसे? मैं समझाता हूँ आपको। देखो जो अमाइंस है, ठीक है, अगर मैं कोई भी एक अमाइन लिखूं तो देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, उसके पास में एक लोन पेयर रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इस अमाइन की तरफ किसी प्रोटॉन यानी H+ आयन, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन फेंकते हैं। तो देखो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और यहाँ से ये लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना रहा था ना, तो उसने अपना लोन पेयर बॉन्ड पेयर बना करके हाइड्रोजन को दे दिया, ठीक है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन खो बैठा तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आया तो उस पर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। बट माइंड यू वो पहले से क्या था? पॉजिटिव, इसलिए वो क्या हो जाएगा? बैलेंस, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये जो स्पीसीज है क्या ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है? प्रोटॉन एक्सेप्टर, देखिए चेक करिए, एक्सेप्टर, इसने H+ को एक्सेप्ट किया तभी तो ये बना कि नहीं? तो इसका मतलब ये क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा एसिड। इसका नाम क्या पड़ जाएगा? एसिड। लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने ऐसा कहा कि जो भी कंपाउंड प्रोटॉन को अपने तरफ एक्सेप्ट करता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है इसलिए ये हो जाएगा बेस, ठीक है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने ऐसा कहा कि जो भी कंपाउंड अपनी तरफ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो क्या हो जाता है? बेस हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने ऐसा बताया था कि प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेस, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, अगर मैं इस रिएक्शन को जरा सा रिवर्सिबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, ठीक है, रिवर्सिबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, तो आपको नहीं लगता ये जो कंपाउंड है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वापस खींच लेगा? यूं कुछ इस तरह से नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वापस खींच लेगा और ये इस फॉर्मेट में वापस कन्वर्ट हो जाएगा कि H+ हो जाएगा और नाइट्रोजन को उसको अपने लोन पेयर वापस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है जिसको मैं अमोनियम आयन कहता हूँ, अभी के लिए अमोनियम आयन कहता हूँ, ठीक है, अमोनियम टाइप ऑफ आयन, क्योंकि नाइट्रोजन पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो ये जो कंपाउंड है आपको नहीं लगता एक टाइप से रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू आप देखें, रिवर्सिबल रिएक्शन के अगर आप देखें कंसीडर करें तो आपको नहीं लगता ये जो प्रोटॉन है वो डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन को निकाल रहा है अपने अंदर से? तो मैं ऐसा कर दूं ये जो है वो प्रोटॉन डोनर हो गया, प्रोटॉन क्या हो गया? डोनर हो गया। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट का कहना क्या था कि अगर आपके पास में प्रोटॉन एक्सेप्टर है, करेक्ट, तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, फिर कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बनेगा। सही बात है, उम्मीद करता हूँ आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। ऑलराइट, शायद आपको नहीं दिख रहा है तो मैं काम कर थोड़ा नीचे लिखता हूँ,
ठीक है, यहाँ देखिए लॉरी ब्रॉन्शेट ने क्या कहा था कि जो कंपाउंड है, ठीक है, जब मान लो कोई कंपाउंड है ए, ठीक है, अब ए उसको मैंने हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है, अब वो बन गया ए बॉन्डेड टू एच। अब रिवर्सिबल रिएक्शन देखे तो हाइड्रोजन ए से निकल गया और वो ए बन गया। तो ऐसे रिएक्शंस में क्या है, देखो मैं ऐसा कहूँ कि एच है वो एच प्लस यानी प्रोटॉन है, ठीक है, तो ए ने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया ड्यूरिंग फॉरवर्ड रिएक्शन। ड्यूरिंग फॉरवर्ड रिएक्शन बोलो क्या हुआ, ए ने प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टेड, यानी ये जो है वो एक बेस है, ठीक है। और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन देखें तो ए ने प्रोटॉन को डोनेट किया, तो जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो एक एसिड है। तो हमेशा जब बेस होता है तो उसके सामने जो बनने वाला है वो एसिड है, और जो एसिड होता है उसके सामने जो बनने वाला है वो बेस है, जब प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। जब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। ये कंसेप्ट था लॉरी ब्रॉन्शेट का, उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा ही होगा, आपको आता ही होगा, ठीक है। तो अगर ये प्रोटॉन डोनर हुआ तो बताओ ये क्या हो गया, एसिडिक नेचर में आ गया। तो जब भी लॉरी ब्रॉन्शेट कोई रिएक्शन लिखता है हैविंग प्रोटॉन ट्रांसफर, तो वो ऐसा कहता है कि हमको जब भी एक बेस का रिएक्शन मिलता है फॉरवर्ड, तो उसके सामने जो एसिड बनता है उसे मैं एसिड नहीं कॉन्जुगेट एसिड कहूंगा। और अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन करें तो हमको सामने क्या मिलेगा, बेस, तो उसको मैं बेस नहीं, उसको मैं कॉन्जुगेट बेस कहूंगा। तो अभी यहाँ पर देखिए अगर मैं इसे बेस कह रहा हूं तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड, इसी कंपाउंड का कॉन्जुगेट एसिड, ऐसे मुझे कहना चाहिए। तो सर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कुछ नहीं होता है, बस उसके अंदर एक प्रोटॉन का फर्क होता है। जैसे इसमें देखो N है और इसमें N एक प्रोटॉन है, तो अगर ये बेस है तो ये प्रोटॉन वाला है, इसलिए इसको मैं कहूंगा कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, लग जाए। अगर आप इसको देखें तो ये क्या है, एक एसिड है, तो इसमें देखो एक प्रोटॉन का फर्क है, खाली N है ना, तो ये अगर एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। तो अगर मैं इसे एसिड कहूं तो इसे कॉन्जुगेट बेस कहना पड़ेगा, और अगर मैं इसे सिर्फ बेस कहूं तो इसे मुझे कॉन्जुगेट एसिड कहना पड़ेगा। दैट्स इट, इतना ही कंसेप्ट है लॉरी और ब्रॉन्शेट का। उम्मीद करता हूं आपने 11th में बहुत बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझा तो प्लीज लेट मी नो, मैं आपको कुछ वीडियोस है मेरे पास जो भेजूंगा लॉरी ब्रॉन्शेट कंसेप्ट के ऊपर, तो आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो हमको एक स्टेटमेंट पता है लॉरी ब्रॉन्शेट का कि बेसिक स्ट्रेंथ, अगर मुझे जाननी है बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ, बेस कहाँ है, ये है, इसकी अगर हमको स्ट्रेंथ जाननी है, बेसिक स्ट्रेंथ, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप ये बात को, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा भी होता है, अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ जाननी है तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ जाननी है तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेट एसिड। नाउ व्हाट आर वी इंटरेस्टेड इन, वी आर इंटरेस्टेड इन बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अमाइन जो बेस की तरह बिहेव करते हैं तो उसके अंदर बेस कौन सा अमाइन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन सा अमाइन वीक बेस होगा। तो उसका स्ट्रेंथ अगर मुझे पता करना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, यानी ये कंपाउंड की स्टेबिलिटी से। देखिए इसका कॉन्जुगेट एसिड ये है, जितना स्टेबल ये होगा, डोंट यू थिंक रिएक्शन उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जितना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ये उतना अपना टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर बताएगा, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग ये बेसिक कैरेक्टर होगा। इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट डिराइव किया, समझा। अगर स्टेबिलिटी ऑफ ये कंपाउंड यानी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड लो है तो रिएक्शन आगे के डायरेक्शन में नहीं जाना चाहेगा, आगे के डायरेक्शन में नहीं जाना चाहेगा, तो मतलब ये लोन पेयर डोनेशन बिकम्स डिफिकल्ट। तो लोन पेयर डोनेशन इफ इट बिकम्स डिफिकल्ट देन इट बिकम्स लीस्ट बेसिक या फिर लेस बेसिक, आई कैन से बेसिकली। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। दैट इज व्हाई आई हैव डिराइव्ड दिस स्टेटमेंट, आई विल बिलीव ऑन दिस स्टेटमेंट। और मैं इसके ऊपर एग्जांपल्स करके देखने वाला हूँ कि मुझे सही में ये चीज पता चलती है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि क्या आ सकता है। चलो लेट अस कंसीडर 1 डिग्री अमाइन। तो देखो R बॉन्डेड टू NH2। अभी हम सिर्फ एलिफैटिक अमाइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, एरोमेटिक अमाइंस की बात हम बाद में करेंगे। तो एलिफैटिक अमाइंस में अगर हम 1 डिग्री अमाइन को कंसीडर करते हैं, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसके सामने किसी एसिड यानी H+ आयंस को रखते हैं, तो देखिए रिवर्सिबल वे में क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर आपको कुछ RNH3+ ऐसा कुछ मिलेगा। और रिवर्सिबल देखे जाए तो ये जो है अपने हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है और ये कंपाउंड वापस बना करके देता है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ तो ये जो कंपाउंड है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो बताओ ये क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन देखें तो इसने अपने अंदर से प्रोटॉन को रिमूव कर दिया है, तभी तो जाके NH2 में कन्वर्ट हो रहा है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो ये प्रोटॉन डोनेट है तो मैं इसे क्या कहूँ, एसिड। पर ये बेस लिखा हुआ है तो ये क्या लिखना चाहिए, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस बेस, ऐसा इसका नाम है, ठीक है। चलो सिमिलरली मैं अभी 2 डिग्री अमाइन कंसीडर करता हूँ, R बॉन्डेड टू NH बॉन्डेड टू R।
ठीक है, यहाँ पर भी लोन पेयर रहा होगा, इसके सामने भी मैंने एक प्रोटॉन रखा, ये भी प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करेगा लोन पेयर डोनेट करके, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा RnH2R, ठीक है, और इस पर चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव। बैकवर्ड रिएक्शन देखो तो ये अपने अंदर से प्रोटॉन को रिमूव कर रहा है और RnH8 में कन्वर्ट हो रहा है, सही है। तो अगर ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है या फिर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो मुझे इसे क्या कहना चाहिए, बेस। तो अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 3D के अमाइन कंसीडर करूं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, इसके साथ भी लोन पेयर रहा होगा, इसके सामने किसी प्रोटॉन को रख दिया मैंने, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो जाएगा, लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर। तो देखो नाइट्रोजन आ जाएगा उसके पास में और इस पर चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और बैकवर्ड रिएक्शन में देखे तो ये अपने अंदर से प्रोटॉन को निकाल देगा और अपने आप को 3 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट जरूर करेगा। तो दिस इज नथिंग बट 1 डिग्री अमाइन, दिस इज नथिंग बट 2 डिग्री अमाइन एंड दिस इज नथिंग बट 3 डिग्री अमाइन। तो यहाँ पर भी ये लोन पेयर डोनेट का काम कर रहा है, मतलब ये भी जो है वो एक बेस है। तो इसे मुझे क्या कहना चाहिए, इसको मुझे कहना चाहिए कॉन्जुगेट एसिड। क्या कहना चाहिए इसको, कॉन्जुगेट एसिड। अब देखो मुझे ये जानना है कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन में सबसे स्ट्रॉन्ग अमाइन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है या 3 डिग्री अमाइन है। तो मुझे क्या जानना है, बेसिक स्ट्रेंथ जानना है, मुझे क्या जानना है बेसिक स्ट्रेंथ। और जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है बेटा वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी के। अच्छा किसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी। तो जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो अब मुझे देखना चाहिए कि इन तीनों में से कौन सा कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो उसी हिसाब से मुझे स्ट्रेंथ पता चलेगी। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये अमाइंस लेने, देखो अमाइंस जो होते हैं वो एक अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं, हमें पता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ऊपर जस्ट फॉर रेफरेंस अमोनिया भी ले लेता हूँ, ठीक है, NH3 भी ले लेता हूँ कुछ इस तरह से कि NH3 में अगर हम लोग ने H+ आयन डाला तो ऑफकोर्स रिवर्सिबली ये क्या बन जाएगा NH4+, और ऐसा देखा जाए तो ये क्या बन जाएगा NH3। तो यहाँ देखेंगे तो ये भी जो है वो बेस का ही काम कर रहा है और ये भी जो है वो एक कॉन्जुगेट एसिड का ही काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी हमको देखना है कि यहाँ पर कौन सा कॉन्जुगेट एसिड जो है वो ज्यादा स्टेबल है। तो अगर मैं अमोनियम की बात करता हूँ तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, अमोनियम आयन कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया अपना अमोनियम आयन सबसे पहला वाला। उसके बाद 1 डिग्री का आयन देखो कैसा दिखाई देगा, R बॉन्डेड टू N, H3 है ना, ठीक है। तो ये H कुछ इस तरह से और N पे चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है। 2 डिग्री का कंपाउंड कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। बोलो आप सब मेरी बात से एग्री करेंगे। और 3 डिग्री का जो कंपाउंड है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेट मी से कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो स्टेबिलिटी इस कंपाउंड की जाननी है, इस पे चार्ज क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड स्टेबल कब होगा, जब इसको कोई नेगेटिव चार्ज मिलेगा या जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। तो यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर जो ग्रुप्स आप देख रहे हैं H ये तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। खैर ओके फाइन, इसको कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी नहीं, ये चार्ज को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। अगर हम यहाँ 1 डिग्री अमाइन में देखें तो R ग्रुप जो होता है, ऑल एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा स्टेबिलाइज हो गया होगा एज कम्पेयर टू ये तो ज्यादा स्टेबिलाइज ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे +I इफेक्ट क्या नजर आ रहा है, ठीक है। एज कम्पेयर टू यहाँ देखिए, यहाँ पर इस साइड का अल्काइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस साइड का अल्काइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलाइज करने की जो पोटेंशियल है या फिर स्टेबिलाइज करने का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ये वाला, और इसका ज्यादा है एज कम्पेयर टू ये वाला, क्योंकि यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो R की वजह से दिख रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो 2 बार R होने की वजह से दिखाई दे रहा है, ठीक है, दोनों तरफ R होने की वजह से। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने की मैग्नीट्यूड और भी ज्यादा हो गई। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो दिखाई दे रहा है वो 3R की वजह से दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलाईजेशन इफेक्ट कहाँ है, 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, फिर अमोनिया में। तो अगर मैं इस फंडे को कंसिडर करते हुए लिखूं तो मुझे पता चलेगा कि 3 डिग्री वाला जो है, ठीक है, फिर 2 डिग्री वाला है, फिर 1 डिग्री वाला है, फिर अमोनिया वाला है, ठीक है। इसी ऑर्डर में स्टेबिलिटी ऑफ एसिड कम हो रही है। देखो इसी ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, 3 डिग्री वाला,
उससे कम 2 डिग्री वाला, उससे कम 1 डिग्री वाला, उससे कम अमोनिया वाला। तो बेसिक स्ट्रेंथ भी यही ऑर्डर में रही होगी कि 3 डिग्री अमाइन भी सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एंड अमोनिया। तो ये जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है कि सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका होता है, 3 डिग्री अमाइन का होता है, फिर 2 डिग्री अमाइन का होता है, फिर 1 डिग्री अमाइन का होता है, सबसे कम बेसिक कौन होता है, अमोनिया होता है। ये बात आपको मैं समझा पा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो ऑर्डर हमने अच्छी तरह से डिराइव किया, थियोरी के थ्रू अप्लाई किया, ये सब था ना एक्सपेक्टेड था। क्या था, एक्सपेक्टेड था। मैं चाहता था कि ऐसा कुछ आएगा, फिर मैंने रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करके देखे। अब जब मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ तब तो मुझे ऐसे कुछ इक्वेशंस मिलते हैं, तो इनको एक्सपेरिमेंटली हम कैसे वेरीफाई करते हैं, आपने ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में सीखा होगा। हम क्या करते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, राइट। फिर हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं, फिर हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करके के की वैल्यू निकालते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, रेशियो टू देयर अप्रोप्रिएट पावर, उसके आंसर निकालते हैं, उसकी कुछ वैल्यू आती है, उस के वैल्यू से हमको पता चलता है। यहाँ पर तो खैर बेस है, इसके लिए के बी होगा, ठीक है। एसिड होता है तो के होता है, बेस होता है तो के बी होता है, तो यहाँ पर के बी की वैल्यू निकलेगी। तो उस वैल्यू के हिसाब से हमको समझ में आता है कि कौन सा कंपाउंड कितना बेसिक है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली हम ऐसे फाइंड करते हैं, बट थेरोटिकली को तो मैंने ऐसे फाइंड आउट किया और मेरा एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये था। पर जब मैंने प्रैक्टिकल किया, जब मैंने सच में इक्विलिब्रियम कंसेप्ट को अप्लाई किया, तो मुझे के बोल रहा हूँ, के बी वैल्यूज से क्या पता चलता है कि ऑर्डर क्या आता है, ऑर्डर ये आता है कि सबसे कम बेसिक अमोनिया है, उससे ज्यादा बेसिक 1 डिग्री अमाइन है, उससे ज्यादा बेसिक 2 डिग्री अमाइन है, लेकिन 3 डिग्री अमाइन जो है ना वो 2 डिग्री अमाइन से कम बेसिक है। कुछ ऐसा ऑर्डर हमको मिलता है, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर आया ना वो क्या है, ऑब्जर्व्ड, दिस इज ऑब्जर्व्ड ऑर्डर, दिस इज एक्सपेक्टेड एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड। ये ऑब्जर्व कैसे किया, केबी वैल्यूज से हमें पता चलता है, ठीक है। अब केबी वैल्यूज की जगह पीकेबी वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी केबी और पीकेबी के बीच में क्या रिलेशन है वो तो आपको पता ही होना चाहिए, नहीं पता है तो 2 मिनट रुकिए, बोर्ड रख दूंगा तब बता दूंगा फटाफट, ठीक है। तो केबी वैल्यू से ये ऑब्जर्व है, ये करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। पर सर हमने जो अप्लाई किया वो तो ये ऑर्डर दे रहा है, तो ऐसा ऑर्डर क्यों आ रहा है, तो इसके पीछे हम लोग ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और फिर कुछ रीजंस निकाले। तो अब वो रीजंस और उस इन्वेस्टिगेशन को हम जरा समझते हैं कि ये ऐसा ऑर्डर क्यों आ रहा है, ऐसा ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं कि बेसिक ऑर्डर क्या आना चाहिए था और रियल लाइफ में क्या आता है। तो अगर आपसे कोई बेसिक ऑर्डर ऑफ अमोनिया पूछे, आई मीन बेसिक ऑर्डर ऑफ अमाइंस पूछे, तो आप प्लीज ऑब्जर्व्ड वाला लिख के आइएगा, एक्सपेक्टेड वाला नहीं लिख के आना है। हमेशा क्या लिख के आना है, ऑब्जर्व्ड वाला लिख के आना है, या फिर क्वेश्चन जो है वो ऑब्जर्व्ड वाले के हिसाब से सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। तो अब ये ऑब्जर्व्ड ऑर्डर कैसे आता है, इसके पीछे क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, अब हम उसको चेक करते हैं, ठीक है। देखिए, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये है, ऑब्जर्व्ड ऑर्डर ये है, इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन क्या, तो हमको एक फंडा पता चला जिसको हम कहते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होता है, मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। इफेक्ट ड्यू टू सॉल्वेंट, इफेक्ट ड्यू टू सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम अमाइंस की रिएक्शन करते हैं या अमाइंस की कोई बात करते हैं तो हम जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो वाटर यूज करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। तो वाटर की वजह से जो सॉल्वेशन इफेक्ट आता है इसलिए हम हाइड्रेशन इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। बट खैर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ सॉल्वेशन इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कॉन्जुगेट एसिड ऑफ 3 डिग्री अमाइन, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ 2 डिग्री अमाइन, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ 1 डिग्री अमाइन, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड कैसा दिखाई देगा, N, ठीक है। दिस इज अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड जिस पर चार्ज के ऑफकोर्स पॉजिटिव, ठीक। तो अगर मैं इसके आसपास में वाटर मॉलिक्यूल रखता हूँ, मैं इसके आसपास में क्या रखता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल रखता हूँ, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि वाटर मॉलिक्यूल जो है इसके पास जो ऑक्सीजन है, करेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पुअर है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास में बहुत अच्छी तरह से इंटरेक्शन हो रहा होगा। इनफैक्ट मैं अगर आपसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात ना करके ऐसा कहूं कि इसके पास 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसके पास जो वाटर मॉलिक्यूल है ये एक ऑक्सीजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताएगा, ठीक है। तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो है कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो उसका ऑक्सीजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताएगा बहुत अच्छी तरह से। तीसरा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताएगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। और चौथा वाटर मॉलिक्यूल जो है कुछ इस तरह से, वो इसके साथ बहुत अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताएगा। तो देखो, अमोनियम आयन जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बहुत बेहतरीन तरीके से स्टेबिलाइज्ड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वैल्यू बहुत ज्यादा है क्योंकि उसको चारों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है, ठीक है। ऑलराइट, अगर मैं 1 डिग्री अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड कंसीडर करता हूँ, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ देखो कितना हाइड्रोजन है, 1, तो इसको 1 वाटर मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए, फाइन।
ये एक हाइड्रोजन है, तो इसको भी एक वाटर मॉलिक्यूल आसपास आएगा, घेर लेगा, सॉल्वेशन है ना, तो सॉल्वेंट आसपास प्रेजेंट ही होगा, तो देखो यहाँ भी बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। और सिमिलरली यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको मिल रही होगी कुछ इस तरह से, सही बात है। तो यहाँ देखो 4 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं एक अमोनियम आयन को, यहाँ देखो सिर्फ 3 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं 2 डिग्री का कॉन्जुगेट एसिड बनाऊं तो मुझे 2 डिग्री का कॉन्जुगेट एसिड कुछ इस तरह से मिलता है। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताने की कोशिश करेगा, यहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताने की कोशिश करेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एक्सटेंट है वो कम हो जाएगी, बिकॉज यहाँ सिर्फ 2 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर पा रहे हैं, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं 3 डिग्री अमाइन का तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है। उसके अंदर देखो तो एक ही हाइड्रोजन आइटम है, 3 डिग्री अमाइन का स्ट्रक्चर नहीं, एक्चुअली 3 डिग्री अमाइन के कॉन्जुगेट एसिड का स्ट्रक्चर। आई नो यू कैन अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज, बट यहाँ पर H बॉन्डेड टू O बॉन्डेड टू H अगेन रहा होगा, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंटेंट सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल से मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब के अंदर सॉल्वेशन इफेक्ट की वजह से आने वाला जो स्टेबिलाईजेशन है वो सबसे कम किसमें है, 3 डिग्री अमाइन में है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसा कहूं कि सॉल्वेशन इफेक्ट से हमको ये पता चलता है कि सॉल्वेशन इफेक्ट की वजह से आने वाला जो क्या है, स्टेबिलाईजेशन, ठीक है। जितना वाटर मॉलिक्यूल सराउंड होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो आपका स्टेबिलाईजेशन बढ़ेगा कि नहीं। तो सॉल्वेशन इफेक्ट या फिर स्टेबिलाईजेशन की वजह से हमको पता चलता है कि अमोनिया के अंदर सॉल्वेशन इफेक्ट अमोनियम आयन के अंदर सबसे ज्यादा है, फिर 1 डिग्री अमाइन के अंदर है, ठीक है। 1 डिग्री अमाइन कुछ ऐसा दिखाई देगा, फिर उसके बाद में 2 डिग्री अमाइन का जो कॉन्जुगेट एसिड है उसके अंदर है, और उसके बाद में 3 डिग्री अमाइन का जो कॉन्जुगेट एसिड है उसके अंदर है, ठीक है। तो ये ऑर्डर से हमको ये पता चलता है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए जो 3 डिग्री अमाइन है, इसका स्टेबिलाईजेशन बहुत लो है, तो मैं ऐसा लिखता हूं 3 डिग्री अमाइन का जो कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है, उसका सॉल्वेशन इफेक्ट स्टेबिलाईजेशन इज लीस्ट। और एक बार कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलाईजेशन अगर लीस्ट होता है तो उसका बेसिक नेचर कैसा हो जाता है, बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट से अगर हम देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से तो उसका सबसे ज्यादा है, और सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से देखते हैं तो उसका क्या आ जाएगा, सबसे कम आ जाएगा। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट एक साथ काम करेंगे किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो हमको ये ऑर्डर ऑब्जर्व करने मिलता है, ठीक है। तो ये मैंने इसका इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया कि सिर्फ ये ऑर्डर क्यों नहीं आता है, क्योंकि हम ये ऑर्डर जब लिख रहे थे तब सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर कर रहे थे, जो कि सही भी है, पर हमने जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करता है, वहां पर 2 इफेक्ट काम करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और साथ साथ सॉल्वेशन इफेक्ट। तो जब दोनों इफेक्ट एक ही मॉलिक्यूल में एक साथ ऑपरेट करते हैं तो हमको कुछ इस तरह से ऑर्डर मिलता है, क्योंकि देखिए इंडक्टिव इफेक्ट से 3 डिग्री का स्टेबिलाईजेशन सबसे स्ट्रॉन्ग था तो उसका बेसिक नेचर सबसे स्ट्रॉन्ग है, पर सॉल्वेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो 3 डिग्री का जो बेसिक नेचर है वो बहुत लो है, बिकॉज उसका जो सॉल्वेशन इफेक्ट है वो बहुत लो है। तो 3 डिग्री का ना क्या हो जाता है, रियल लाइफ में जब हम ऑर्डर चेक करते हैं तो वो 2 डिग्री से लीस्ट 2 डिग्री से कम बेसिक हो जाता है। तो मैक्सिमम बेसिक कंपाउंड कौन सा होता है अमाइन का, बात यह है 2 डिग्री होता है। तो ये जो ऑब्जर्व्ड ऑर्डर आया है ये 2 इफेक्ट की वजह से आया है, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता है सॉल्वेशन इफेक्ट। ये जब दोनों ही साइमल्टेनियसली काम करेगा तभी ये ऑर्डर ऑब्जर्व होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि साइमल्टेनियसली ये ऑर्डर ऑब्जर्व साइमल्टेनियसली जब ये दोनों इफेक्ट काम करेंगे किसी कंपाउंड पे तो ही ये ऑब्जर्व वाला ऑर्डर हमको मिलता है, ठीक है। जहां पर हम बोल सकते हैं कि 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी बताता है, ठीक है, उससे कम 3 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री और उसके बाद में अमोनिया बिकम्स लीस्ट बेसिक व्हेन दीस 2 फैक्टर्स वर्क टुगेदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से मैं समझा पा रहा हूँ, अच्छी तरह से आपको ये बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस जो है उसको क्लासिफाई करवा के समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार टेक्स्ट बुक में जाके ये जो इफेक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उन्होंने इंग्लिश में लिख के दिया है, तो आप एक बार वो पढ़ेंगे ना तो आपको लैंग्वेज समझ में आता है कि वो लोग आंसर को फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, वो लोग आंसर को लिखते कैसे, स्टेप वाइज कैसे लिखा जाता है। मैं आज पर आपके कंसेप्ट डेवलप कर सकता हूँ, बट आपको राइटिंग वर्क, प्रेजेंटेशन वर्क ये सब आपको मैं नहीं सिखा सकता। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में से उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है, बाकी कंसेप्ट यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर करवाया ही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं एरोमेटिक अमाइंस के अंदर क्या बेसिक नेचर आ रहा होगा, ठीक है। देखो
अब हम एरोमेटिक अमाइंस जैसे एनिलीन की बात करते हैं, तो ध्यान से देखना, ये एनिलीन का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, NH2 कुछ यूं इस तरह से, ठीक है। जरा इसके अगर इसके पास हम लोग H+ आयंस को डालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए मुझे, ये लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में कंपाउंड क्या बनेगा, आपको यहाँ पर कुछ एनिलीनियम आयन मिलेगा NH3+, ठीक है, और यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रहे होंगे। और बैकवर्ड रिएक्शन में अगर हम देखें तो ये अपने अंदर से H+ आयंस को रिमूव कर देगा और अपने आप को वापस इसमें कन्वर्ट कर देगा। तो लॉरी ब्राउनशेट के कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, दिस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो ये जो है वो क्या है, बेस है, और ये जो है उसको मुझे क्या कहना चाहिए, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो अब मैं कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी चेक करके बता सकता हूँ कि ये कितना बेसिक है, ठीक है। अब ध्यान से देख सकते हैं कि नॉर्मली अगर मैं कोई एलिफेटिक अमाइन कंसीडर करता हूँ, यानी RNH2, ठीक है, और मैं एक एरोमेटिक अमाइन कंसीडर करता हूँ दैट इज बेंजीन रिंग विद NH2। अब प्रॉब्लम क्या है कि RNH2 में जो ये जो लोन पेयर है ना, इट इज फ्री टू डोनेट, ठीक है, ये लोन पेयर फ्री है, वो किसी को भी डोनेट कर सकता है। पर एनिलीन में जो लोन पेयर है वो फ्री नहीं है, वो यहाँ से रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ एनिलीन के अंदर जो लोन पेयर है, ठीक है, इट इज in resonance with benzene, ठीक है। therefore not available, या फिर therefore less available, मैं लिखता हूँ, not available नहीं लिखना चाहिए, therefore they are less available for donation and hence मैं बोल सकता हूँ कि इसके लोन पर अगर लेस अवेलेबल है तो ये इसका बेसिक नेचर हमेशा कम रहा होगा। मतलब यहाँ से मैं सिंपल एक स्टेटमेंट कह सकता हूँ कि ऑल एलिफेटिक अमाइंस, सॉरी ये साइन गलत कर दी, ये बेसिक कम रहा होगा तो ऐसा दिखाना चाहिए साइन, ठीक है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि ऑल एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइंस। ये बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी, एक जनरलाइज स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। और तो और अगर मैं बात करता हूँ कि अगर इस फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर जो है ना वो बेंजीन के अंदर रेजोनेंस से स्टेबिलाइज है, राइट। तो इसके क्या है कि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, हमको पता है, और इसके अंदर क्या है, लोन पेयर ही नहीं है, तो इसके अंदर सिर्फ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कि सिर्फ अंदर के इलेक्ट्रॉन हिल गए, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ, हाँ, बाकी और कुछ बन रहा है क्या इसके अंदर, नहीं। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, सिर्फ 2, और इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे टोटल 5। तो बताइए मुझे कौन सा स्पीसीज ज्यादा स्टेबल है, ये स्पीसीज ज्यादा स्टेबल है या ये स्पीसीज ज्यादा स्टेबल है, भाई जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, 11 में सीख रखा था। तो यहाँ 5 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। अगर रिएक्शन में राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी कम है तो रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन जो होगा वो स्लो हो जाएगा, या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं जाएगा, इट बिकम्स अनफेवरेबल, देयरफॉर रिएक्शन टेंड्स टू स्टे इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो बेसिक नेचर जो है उसके असर कम हो जाएगा ना, बेसिक नेचर का जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही तो मैंने प्रूव किया कि एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू एलिफेटिक अमाइंस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एरोमेटिक अमाइंस का भी नेचर समझ में आया। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, एलिफेटिक, उसके बाद कौन होता है, एरोमेटिक। एलिफेटिक में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, जब हम एक्वियस मीडियम में लेते हैं तो 2 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, उससे कम होता है 3 डिग्री अमाइन, उससे कम होता है 1 डिग्री अमाइन, उससे कम होता है अमोनिया, ठीक है। और उसके बाद में आता है एरोमेटिक अमाइन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। एट दिस पॉइंट आई कैन से वी हैव कंप्लीटेड विद द चैप्टर कॉल्ड एज अमाइंस, ठीक है। वन मोर थिंग आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल, आप घर पे जाके एक बार टेस्ट फॉर अमाइंस करके एक टॉपिक दिया हुआ टेक्स्ट बुक में, आप उसको रीड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी वो रिएक्शंस कवर किए हैं, बट वो क्या है, बस एक्स्ट्रा एक टॉपिक करके दिया है, टेस्ट फॉर अमाइंस। देखिए अमाइंस को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स अमाइंस जो है वो बेसिक है, तो इसमें आप कोई भी एसिड डालोगे तो आपको एक सॉल्ट फॉर्मेशन होता हुआ मिलेगा। तो जब भी किसी कंपाउंड के अंदर सॉल्ट फॉर्मेशन होता हुआ मिलता है और उसके अंदर फिशी ऑर्डर आता है या नाइट्रोजन का हमको कोई पता चलता है कि इसमें नाइट्रोजन आइटम है, फिशी ऑर्डर आ रहा है और यहाँ पर हमको सॉल्ट मिल रहा है, तो इट इज अंडरस्टूड कि वो अमाइन कंपाउंड रहा होगा, क्योंकि अमाइंस जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। ये फर्स्ट टेस्ट है टू डिटेक्ट द अमाइंस इन एनी कंपाउंड, राइट। एंड द सेकंड टेस्ट इज वेरी इजी। अब किसी भी अमाइन कंपाउंड यानी 1 डिग्री एरोमेटिक कंपाउंड अगर आपके पास में होगा, या फिर मैं ऐसा कहूं कि एनिलीन अगर आपके पास में है, तो आप उसको डायजोटाइज कर दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब क्या था, आप इसके अंदर HONO यानी नाइट्रस एसिड यूज कीजिए, ठीक है, नाइट्रिक एसिड और NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl को यूज कीजिए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, तो आपको बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड मिलता है। फिर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के अंदर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन आप कर देंगे, जैसे फिनॉल का या फिर नेफ्थॉल का
या फिर एनिलीन का, इनका एक्शन आप करेंगे तो आपको अलग अलग कलर के डाइज मिलते आएंगे, आपको अजो कंपाउंड्स मिलते हैं बाय अजो कपलिंग रिएक्शंस। ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि कोई डाई फॉर्म हो रही है तो ऑफकोर्स उसका बहुत ही ब्राइट अच्छा कलर दिखाई देगा। तो ये भी एक टेस्ट हो गई ना कि इस कंपाउंड के अंदर एनिलीन प्रेजेंट है। देखो अगर एक बीकर के अंदर कोई लिक्विड प्रेजेंट है, मुझे पता करना है कि वो एनिलीन है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उसको पहले डायजोटाइज करूंगा। डायजोटाइज करके मैं उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे फिनॉल या फिर नेफ्थॉल या फिर अपना एनिलीन डाल के देखूंगा। एनिलीन डालूंगा तो मुझे येलो कलर मिलेगा, फिनॉल डालूंगा तो मुझे ऑरेंज कलर का डाई मिलेगा। नेफ्थॉल डालते तो उससे भी ऑरेंज कलर का ही डाई मिलता है, बट जो फिनॉल का ऑरेंज कलर का डाई है और नेफ्थॉल का ऑरेंज कलर का डाई है उसके शेड में थोड़ा सा फर्क होगा, बट हम ऐसे जनरली कह सकते हैं कि ऑरेंज कलर या ब्राइट कलर की डाई हमको मिलती है। तो ये भी एक टेस्ट हो गई, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हो गई टू डिटेक्ट अमाइंस। ठीक है, तो ये आपके टेक्स्ट बुक में इन्फॉर्मेशन दी है, तो मैंने ऑलरेडी ये रिएक्शंस करवाए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लिखा के नहीं दे रहा हूँ, आप टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही है, और इसी के साथ वी कैन कंक्लूड अवर अमाइंस चैप्टर। आपको इसके बैठ के एक्सरसाइज सॉल्व करनी चाहिए, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो बिंदास मुझसे डाउट्स पूछ लीजिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर एवरीवन, बट समटाइम इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई एवरीवन, बट आई नो यू ऑल विल अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, अगर मुझे जेन्युइन लगता है कि आपको बहुत जबरदस्त डाउट है तो मैं जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।